प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। इसका आज का टॉपिक है मलावरोध और मन। अगर जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो माइल्ड फॉर्म में भी अगर किसी को पेट साफ नहीं होता है तो पूरा दिन कितना खराब जाता है। और यही अगर कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक अवस्था में आ जाए तो कितना मन पे असर करता है, मन की बीमारियां करता है। हम आज इसी विषय पे बात करेंगे। मतलब मन के मनोरोगों का एक कारण मलावरोध भी है। और ये शरीर पे इसका इफेक्ट किस तरह से होता है, क्या संप्राप्ति होती है, ये हम लोग बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपने नोट्स निकाल के बताता हूँ। बहुत सारे जो मानसिक रोगी रहते हैं ना, बड़े बड़े मानसिक रोगी रहते हैं, उन लोगों का आप देखेंगे तो हेतु में हमें यही मिलेगा कि उनका पेट साफ नहीं होता है। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपना नोट्स जो बनाया था वो खासकर आप लोग के लिए बनाया है। वो मुझे 1 मिनट बस मुझे ढूंढ के लाना है। और तब तक आप लोग बात करें, मैं अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ अपना नोट्स। मैंने ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाए ना, उसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है। चलिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अखिलेश तिवारी जी, आप इस विषय पे कुछ शुरुआत करिए। आपको क्या लगता है, मलावरोध और मन, इस पे आपका क्या विचार है? आप बताइए जी सर। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर हम इस पे जितना भी बोले वो कम ही होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी बोला गया है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यहीं से मल की जो है बल भी है, और मल का अधिक क्षय हो जाता है तो वो भी नुकसान है। मल का अवरोध होने का मतलब कि अपान वायु का जो प्राकृत गति है डाउनवर्डेड होना चाहिए, वो अपवर्डेड होता है। और एक अपान वायु की दुष्टि होने से दूसरी भी जो वायु है, उदान वायु जो और प्राण वायु, सभी दुष्टि होता है। तो जब जहां तक हम मन का इन्वायरमेंट आता है कि मनस जो है वहां पे दुष्टि होती है, तो उसका मेन कारण है कि उससे हमारा प्राण वायु भी दुष्टि हो जाती है। और प्राण वायु के दुष्टि होने से उसका जो प्रकृत गति है वो नहीं होता है। तो कभी भी हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है इस तरह का, तो इसके बारे में हम लोग सोचते ही हैं, विचार करते ही हैं। एक छोटा सा हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसको जो हिचकी बंद नहीं हो रहा था। अब उसका हिस्ट्री एलोपैथ वाले कभी ये नहीं लिए कि आपको मलावरोध है या कुछ है। और जब मेरे पास आया तो जब मैंने हिस्ट्री लिया तो बोला कि सर, मोशन तो कई दिन से हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी पातकर चूर्ण दे करके उसको मैंने विरेचन कराया और उसका हिचकी खत्म हो गया। तो मन मल का अवरोध होना मतलब अपान वायु की अगर दुष्टि हो रही है तो हमारे और भी जो वायु है सभी अपने प्रकृति अवस्था से विचलित हो जाते हैं, विपरीत अवस्था में आ जाते हैं। जी सर, प्लीज सर आप बताइए सर अब डिटेल्स। अब मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सब बताता हूँ, जो हमें हमारे सर ने बताया है। मलावरोध और मन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता है। मन, जब हम लोग ये देखते हैं कि शरीर संताप कर रहा जो रहा, जब शरीर का संताप होता है और मन का संताप होता है तो उसको ज्वर बोलते हैं। कहीं ना कहीं ज्वर होता है, बुखार आता है, तो मन में वैचित्य अरति ग्लानि, मतलब वैचित्य मतलब बहुत ज्यादा व्याकुलता, अरति मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड माइंड, और मतलब ग्लानि मतलब मन में थकावट बहुत ज्यादा आती है। ऐसा जब होता है तो हर व्याधि आप देखिए, अतिसार देखिए, रक्तपित्त देखिए, विसर्प देखिए, कुष्ठ देखिए, उसमें कहीं ना कहीं मन का इन्वॉल्वमेंट है। और आत्मा जो है जब शरीर को छोड़ देती है तो मन आत्मा के साथ जाता है, क्योंकि मन के सहारे ही वे पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को देखता है। और जिसका मन जितना शुद्ध है, पवित्र है, वो परमात्मा के वैकुंठ लोक को जाता है। जिसका मन पापी है वो फिर से नीच योनि में आता है, नरक भोग के। तो मन ही इंसान को अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। जब ये मन जो है वो हमारे शरीर में रहता है, तो मन का पोषण किससे होता है? तो अन्न से होता है। जैसा हम खाना खाएंगे, सात्विक अन्न लेंगे तो हमारा मन सात्विक होगा, तामसिक अन्न लेंगे तो तामसिक होगा, राजसिक लेंगे तो राजसिक होगा। और मन जो है यह शुद्ध रूप में देखें तो सात्विक है। इसके दोष है तम और रज, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो और जब हम बोलते हैं प्रज्ञापराध कोई कर रहा है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम च तम जान विजानियत, ऐसे जब बोलते हैं त्रिदोष प्रकोपणम, जब हम बोलते हैं तो प्रज्ञापराध भी कौन कर रहा है? तो मन ही कर रहा है। मालूम है कि विरुद्ध अन्न नहीं खाना है, लेकिन लोग खाते हैं क्योंकि मन वैसा बोल रहा है। मन पे कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है।
ऐसा होता है। तो मन का और मलावरोध का, इसका भी बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि हम अन्न का सेवन कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हृदयग्रस्त मन रहता है और मस्तिष्कगत मन। ऐसे मन के दो टाइप बताए हैं हमारे ग्रंथों में। भेल संहिता में बताया कि हृदय मस्तिष्क में भी रहता है और हृदय में भी रहता है, और मन जो है वो हृदय में रहता है। तो जो माइंड मतलब ब्रेन में रहने वाला मन और हृदय में रहने वाला मन, ये दोनों को हम मन बोलते हैं। और मन बहुत चंचल होता है, सूक्ष्म होता है, ये हम लोग को मालूम है। इसकी गति बहुत फास्ट रहती है। तो हम लोग बोलेंगे कि मन में दुख हो गया, अगर किसी को किसी का कोई बात बर्दाश्त नहीं हुआ या शौक लग गया, इंडिया पाकिस्तान मैच है वो इंडिया हार गया, या अभी जो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, सब लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना धूमधाम से पूरा ये हो रहा था, अहमदाबाद का आप लोगों ने सीन याद करिए। लेकिन जब इंडिया हार गया तो सबका मन दुख में हो गया। तो कुछ मन पे आघात हो गया तो इंसान थक जाता है, बहुत ज्यादा शौक में जाता है, और उसके वजह से शारीरिक तकलीफें बढ़ती है, जैसे छाती में धड़ धड़ होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का शौक लगता है। तो मतलब मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मन से कोई दुखी है तो जी नहीं सकेगा। मन से अगर बहुत प्रसन्न है तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। इसलिए मन को, और भगवत गीता में यही बोला है कि मन को जीतो। मन को जीत लिया तो इंसान सब कुछ अच्छा काम कर सकता है। तो आयुर्वेद में जो चैतन्य शब्द बोला है, चैतन्य युक्त कोई भी शरीर है, उसमें मन का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कोई भी अनपेक्षित धक्कादायक कोई भी बात आवाज आती है, मूर्त रूप में रहे या फिर अमूर्त रूप में रहे, तो वह उससे हृदय का धड़धड़ बढ़ ही जाता है। अब अनपेक्षित धक्कादायक है कि प्यार में भी धक धक होता है, और गुस्से में भी होता है, दुख में भी होता है। हर तरह से हृदय पे उसका मतलब कहीं ना कहीं जो साधक पित्त है उसका कार्य वहां पे हो जाता है, और मन का कार्य विकृत होने लगती है, और उसका इफेक्ट हृदय पे पड़ता है ना। इसी तरह से अगर हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं, ऐसे मन पे बात करें तो बहुत सारा बात हो जाएगा। हम आज केवल टॉपिक पे आते हैं कि जब मलावरोध रहता है तो शौच ना होना या शौच की संवेदना ना आना, जितना अगर पेट साफ नहीं होगा तो मन जो है वो दुखी रहेगा, चिड़चिड़ करेगा, मन में बहुत विकृत विकृत नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे। और अगर पेट साफ होगा तो पॉजिटिविटी आती है, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा लगता है कि वाह क्या मन प्रसन्न है, प्लीजेंट फीलिंग होती है पूरे एनवायरनमेंट से। अगर पेट साफ नहीं होगा, बाहर आप कितना भी अच्छा चीज दे दीजिए, दुनिया का सारा स्वर्ग दे दीजिए, लेकिन मन दुखी रहेगा क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ है। तो मल का वेग मतलब शौच का वेग जो है वो निसर्गता होता है। सुबह उठने के बाद ब्राह्म मुहूर्त में जो भी उठता है उसको अपने आप नेचुरल वे से मल का वेग आना चाहिए, ये नैसर्गिक क्रिया है। क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है सुश्रुत संहिता में, समधातु मला क्रिया। और इसी तरह से मूत्र का भी परिगमन और पसीना, स्वेद, ये भी नेचुरल वे से आता है, जैसा बॉडी का सिस्टम है उस हिसाब से आता है। लेकिन और ऐसा बोला है चरक संहिता विमान स्थान में कि स्वस्थ इंसान कौन है। चरक के हिसाब से बोल रहे हैं सुखेन च वात मूत्र पुरुष रेतसाम मुक्ति ही, मतलब सुख के साथ में, सुखेन च मतलब तृतीय एक वचन, सुख के साथ में वायु, वायु मतलब अपान वायु, मूत्र, पुरुष, इनकी मुक्ति होना मतलब अच्छे से निकल जाना, यह स्वस्थ पुरुष के लक्षण है। अब ये जो शारीरिक क्रिया है ये कैसे होता है, जब अग्नि अच्छा होता है। लेकिन हम मल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि वात मूत्र पुरुष और रेतस ये अच्छे से निकल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि अष्टांग हृदय में जब बोला है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना है आयु की रक्षा करने के लिए। तो उसके बाद में सेकंड लाइन क्या बोला है, शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़ के सबसे पहले शौच विधि इन्होंने बोला है। तो ये दिनचर्या में बोला है। और जैसे ही शौच हो जाता है, पूरा पेट खाली हो जाता है, तो अवकाश उत्पन्न होता है, अवकाश में पूरा पवित्रता आ जाती है, मन सात्विक हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, रज और तम जो है वो निकल जाते हैं, और इंसान को ऐसा लगता है कि उसका पेट एकदम साफ हो गया, क्लीन हो गया, ऐसा फील होता है कि साफ हो गया, क्लींजिंग हो गया है, ऐसा होता है। और अगर ये निसर्गता हो रही है तो मन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। जितने लोग बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं उनका पेट साफ होना चाहिए, उनका माइंड अच्छा रहता है। लेकिन अगर टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, कोई 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे, 10 बजे उठ रहा है, कभी भी सो रहा है कभी भी उठ रहा है,
तो उसको मल प्रवृत्ति नहीं होती है, मल का अवरोध हो जाता है। और ये मल और मूत्र अवरोधित होना या अपान वायु का अवरोधित होना ये रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिए रोगानुत्पादनीय अध्याय में वेगों को रोकना और उदीरण करना, इस दोनों को मना किया गया है। वेगा न धारित न उदीरियत। अब ये मलावरोध जो है, अगर हम लोग देखें तो अपान क्षेत्र में कौन कौन से अवयव आते हैं, तो अपान क्षेत्र में पुरुषाशय भी आता है, मूत्राशय भी आता है, माताओं बहनों का गर्भाशय भी आता है। तो मलावरोध रहेगा, उसका इफेक्ट डायरेक्ट इस पे गर्भाशय पे पड़ेगा। और जो एचपीओ एक्सिस है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ये ओवेरियन एक्सिस, वो बिगड़ता है। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि पीसीओडी है, इरेगुलर मेंसेस है, डिस्मेनोरिया है, डिस्पेरिनिया है, मेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है, उसमें कॉन्स्टिपेशन और वेगा अवरोध और बाकी और भी है, लेकिन यह भी हेतु है। उसी तरह से अगर हम शोष निदान देखेंगे, राज्यक्षमा का निदान, उसमें 4 हेतु जब बताए, अति साहस, तो उसमें एक वेगावरोध ये भी बताया है। तो इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ऐसा बोल रहे हैं कि पेट साफ जो होना है वह सुबह ही होना चाहिए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, जैसे कि आप लोग देखिए योगी आदित्यनाथ, वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो है मजिस्ट्रेट, ये चंद्रचूड़ जी, उनका भी आप देखेंगे तो 3:30 बजे उठ जाते हैं। जो लोग सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन, या फिर कुरान में भी आप लोग देखेंगे, उसमें लिखा है कि जो ऊपर के फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह ताला के उससे आशीर्वाद से हम धरती पे आते हैं। और धरती के ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जो लोग सुबह की नमाज पढ़ते हैं, मतलब 5:30 बजे वाली होती है, उसके पहले भी एक नमाज होती है, वो लोग जो पढ़ते हैं ना, तो उनकी दुआ कबूल होती है। ऐसा इस्लाम धर्म में भी बताया है। इसी तरह से आप लोग गुरु ग्रंथ साहिब देखेंगे, सिख धर्म, उसमें भी वो लोग जो पूजा वगैरह करते हैं, शब्द बाणी, वो सुबह जब किया जाता है। जब ऐसा हमारे सारे धर्म बताते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्मों में सुबह का टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है। उसका प्रेयर उस टाइम का सब चीज सात्विक होता है। एक तो सात्विक होता है वातावरण, लेकिन वो होता है कैसे, जब पेट साफ हो गया तो मन भी पवित्र होता है, शुद्ध होता है। फिर उस टाइम पे कोई भी गलत विचार नहीं आते हैं। अगर पेट साफ नहीं होगा तो रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा तो क्रोध आएगा, काम क्रोध लोभ द्वेष ये सब बढ़ेगा। और तम गुण बढ़ेगा तो डिप्रेशन आएगा, इंसान दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान करना चाहेगा, या ईर्ष्या बहुत ज्यादा होगी, उससे डिप्रेशन में जाएगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो जितना भी अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, उसका इफेक्ट मलावरोध और मन, इस पे, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए। मलोत्सर्जन जब होता है तो नैसर्गिक रूप से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें पेशेंट में केस टेकिंग करते हुए पता चलता है। मल प्रवृत्ति नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी भी हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, या फिर सुबह थोड़ा होता है और दोपहर को होता है, या खाना खा के होता है, तो ये सब विकृति है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफिस आवर्स में निसर्ग के विरुद्ध है। जो दोपहर में हो रहा है या फिर ऑफिस आवर्स में हो रहा है, वो एकदम गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से लोग रात को लेट सोते हैं, लेट खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, मन में कुछ और विचार चलते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष वगैरह करके और खाना खा रहे हैं। जबकि आयुर्वेद बोलता है तन मना भुंजित, मन को कंसंट्रेट करके ही खाना है। और ईशव स्निग्धात, मतलब थोड़ा सा स्नेह डाल के तब अश्नियात, ऐसे बोला है। उष्णम अश्नियात, थोड़ा गर्म खाना है, घी डाल के खाना है। ऐसे जो आहार विधि बताया है विशेष आयतन, उसको अगर हम लोग निभाते हैं तो कोई व्याधि नहीं होती है। इसी तरह से शौच के टाइम पे कभी भी उठना, कभी भी उल्टा पुल्टा खाना, जंक फूड खाना, दिन भर खाते रहना, वेगों को धारण करना, ये सब मलावरोध का हेतु रहता है। अब मलावरोध का मतलब क्या होता है कि अलग अलग ये रहता है। मलबद्धता, मलावरोध, बद्ध मल, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ये सारे शब्द हैं। किसी किसी को 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक मल प्रवृत्ति ही नहीं होती है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनको होता ही नहीं है। और कुछ लोगों को दिन में 4 से 5 बार मल प्रवृत्ति होती है। वो खाते भी दिन भर रहते हैं और उनको मल प्रवृत्ति भी दिन भर होती रहती है। तो ये सबसे मतलब उसका कहीं ना कहीं वो जो इंटेस्टाइन जो है वो वीक है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, या तो अति योग हो रहा है, या मिथ्या योग हो रहा है, या हीन योग हो रहा है। ऐसा हमें समझना चाहिए। मल प्रवृत्ति अगर रोज एक बार नियमित हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके मानसिक जो
जिसको हम मराठी भाषा में बोलते हैं शौच का आनंद, शौचानंद, ऐसा फीलिंग होता है, माइंड बहुत खुश रहता है। दूसरा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन जो है वो शरीर के लिए अत्यंत प्रभावकारी कार्यकारी द्रव्य है। सृष्टि जिस तरह से बना हुआ है, हम लोग सृष्टि को जैसे देखते हैं, तो मन का उसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का भी कारण है। मतलब अगर मन से सात्विक रहे, परमात्मा में ध्यान लगाएं, तो इंसान को मुक्ति मिल जाती है जन्म मरण के मृत्यु से, जन्म मरण के जो ये बार बार आना जाना रहता है उससे मुक्ति मिलती है। और अगर मन विकृत है, तो उसका वजह से बार बार 84 लाख योनियों में जन्म होते रहता है, या इंसान दुखी रहता है, सब कुछ होके भी दुख में रहता है। तो अगर मन पुष्ट है, मन में कोई व्याधि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शौच भी उसका अच्छे से हो रहा है ना। तो और मन की बहुत सारी व्याधियां होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने उन्माद और अपस्मार में पढ़ा है कि मन जो रहता है अगर राजसिक रहता है, तो दो तरह के चीज होते हैं। अगर वायु का रजगुण बढ़ गया, और वायु बढ़ा है और रजगुण बढ़ा है, तो वह एंजाइटी होने लगता है, उसमें व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर पित्त दोष बढ़ गया है और रजोगुण बढ़ गया है, तो उससे क्रोध आता है। पित्त क्रोधात पित्तम, क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है कोई बात से, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें लाइफ में हो रही है, या किसी ने अपशब्द बोल दिया, या इंसान को अहंकार है और उसको किसी ने हर्ट कर दिया, तो उसके वजह से क्रोध आता है। और वह पेशेंट अगर वो बर्दाश्त कर नहीं कर पाता, तो उन्माद की अवस्था में जाता है। तीसरा अवस्था है कि विषाद, जिसमें डिप्रेशन, कफ और तम दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अवसाद की अवस्था आती है। इंसान कुछ करना नहीं चाहता है, उसको गुस्सा आता है, फिर वो अवसाद में जाता है। तो ये होता है तामसिक गुण। तम और रज वाला जो रहता है, यह बहुत ज्यादा विकृति करता है। बात के साथ अगर रज मिला तो व्याकुलता, रज और पित्त मिला तो क्रोध, और कफ और तम मिला तो कफ और तम मिला तो विषाद। ऐसे तीन अवस्था रहती है। सात्विक इंसान हमेशा सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुणात्मक इंसान हमेशा एनलाइटेनमेंट, ज्ञान की तरफ रहेगा, उसको कोई दुख नहीं रहता, और वो मूल मन का गुण है, सत्व गुणात्मक। किसी को विद्या ग्रहण करना है तो उसको सात्विक ही होना पड़ेगा। रज और तम में रह के विषय कामना है, पॉर्न वीडियोस देख रहा है, और उसको अच्छी बात बताएंगे, भगवान की बात बताएंगे, उसका नहीं ध्यान रहेगा। रज और तम इसीलिए दोष बताए, और सत्व गुण गुण बताए हैं मन का। तो जितना इंसान सात्विक रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, वो उतना पॉजिटिव चीज सोचेगा, क्रिएटिव कार्य करेगा, वो आगे जीवन में खुद भी बढ़ेगा, दूसरों को भी बढ़ाएगा। ये सत्व गुणात्मक मन का होता है। तो ये सत्व गुण गुण कब आता है? जब मलावरोध जन्य संप्राप्ति नहीं रहती है, अग्नि अच्छा रहता है, ऐसा बताया गया, एक दूसरे से संबंध रहता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग बोलिए, फिर मैं और बोलूंगा। डॉक्टर शशि मैम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। मलावरोध और मन, इस पे आपका क्या विचार है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वो तो बोलते ही हैं कि जैसे जिन लोग को भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, या जिनके मन मतलब मन में बातें बहुत रखते हैं जो लोग, क्योंकि सिंपल सी सेइंग है कि जो मन की गांठें होती हैं उसकी वजह से ही होता है। मतलब वैसे तो कब्ज हर चीज का कारण है, बट जो लोग अपनी मतलब किसी भी बात को मन से बहुत लगा कर रखते हैं, मतलब वो भूल नहीं पाते हैं। हर चीज को स्टोर करने की आदत होती है, चाहे चीजें हो और चाहे बातें हो, चाहे जज्बात हो, मतलब अटके रहते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा अटके रहते हैं तो उनको सर ये मलावरोध की तकलीफ होती है। तो मेनली वही है कि प्राणायाम वगैरह करें, और उनकी काउंसलिंग वगैरह बहुत वो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। मतलब मन को अपने समझना और मन के हिसाब से चलना। मन के हिसाब से मतलब मनमानी नहीं चलना है, बट अपने मन को चैनलाइज करना है, अपने मन को समझाना है। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने देखा है जो लोग किसी भी बात से बहुत ज्यादा टाइम तक अटके रहते हैं उनको मतलब अवरोध रहता है। और कुछ लोग होते हैं बहुत इजी गोइंग होते हैं, कोई भी बात आई गई हो जाती है उनके लिए, मतलब उसको सॉल्व किया तो ठीक है, नहीं सॉल्व हुई तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो जो लोग छोड़ देते हैं चीजों को ज्यादा, वो बल्कि उनको कब्ज की तकलीफ नहीं रहती है। बट जो लोग अंदर ही अंदर मथते रहते हैं चीजों को लेकर के, अब बचपन में कुछ इंसिडेंट्स हुआ, वो ओल्ड एज में आ गए तो तक याद है, और उसी चीज को बार बार रिकॉल करते हैं। और जितनी बार इंसान रिकॉल करता है जितनी गलत चीजों को, उतना ही कह सकते हैं कि वो और अंदर पुख्ता होती जाती हैं। तो मन का तो सर वाकई बहुत बड़ा रोल है। हालांकि ऊपर से हम लोग को कम ही समझ में आता है, लेकिन मन का बहुत बड़ा रोल है। तो मन से जो लोग बहुत निर्मल होंगे, पवित्र होंगे, सात्विक होंगे, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जितना ज्यादा तमस होगा,
मतलब हर चीज से तमस का मतलब होता है, जैसे वृक्ष होते हैं तमस में आते हैं कि अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। तो जिन लोग के भी जो भी इमोशंस रुके हुए रहते हैं उन लोग को सर ये सब तकलीफ ज्यादा होती है। जी, अभी मैं अंजना मैडम को बुलाना चाहूंगा। आप मैम ये बताइए कि स्त्री रोग, कॉन्स्टिपेशन और मन, इसका संबंध में आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बता सकती हैं? मतलब अपान वायु की दुष्टि है, मतलब मल, कॉन्स्टिपेशन है, स्त्री रोग और मन, ये तीनों का रिलेशन में कुछ बता सकती है मैम? अंजना मैम, या कोई और बताइए प्लीज। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए एक बार। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीना मैम, कुछ भी बोलिए, थोड़ा भी, दो शब्द भी बोले तो चलेगा। हेलो सर ये हेलो सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए, एक एक करके। हाँ सोनिया मैम, आप बोलिए। हाँ जी सर, स्ट्रेस की वजह से सर इनफर्टिलिटी के केसेस भी बहुत देखे जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और मलबरोध तो होता ही है सर। तो ये जनरली देखा जाता है कि स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी, ये सब मनोविकारों का स्त्री रोगों पे, हार्मोनल तो इम्बैलेंस और हम चिकित्सा हमारे में कैसे डाइजेस्टिव करते हैं? सिस्टम पे भी। हाँ जी सर। चिकित्सा में हम कैसे करते हैं स्त्री रोग, ये मलावरोध और मन, इसके परिप्रेक्ष्य में बताइए कि हम कैसे चिकित्सा करते हैं कि हमारे गायनिक रिलेटेड चिकित्सा केसेस सॉल्व हो। जी, अंजना सर मैम अगर का मन। सुनिए। एक मिनट मैम, हाँ जी अंजना हाँ मैम जी का हाँ सुनिए जी फिर। हाँ जी हाँ जी। अंजना मैम का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अंजना मैम बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। नहीं, मैडम को बोलने दीजिए, फिर मैं बोल लूंगी। ठीक है मैडम पूरा सोनिया कर मैम। दीजिए, हाँ मैम पूरा कर प्लीज आप दीजिए। कंटिन्यू करिए मैम, प्लीज आप बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया, क्योंकि अगर आपने मन और मल ये दोनों बात बताई, अगर मन और मल बद्धता स्पेशली हम लोग बोलेंगे, और मल बद्धता से खाली हम केवल यही नहीं मानते कि मतलब कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। मल तो हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हम श्वेत को भी मल मानते हैं, शर्टिंग को, उसके अलावा मूत्र को भी और मल को भी। तो ये जो मल की उत्पत्ति हो रही है उसका पूरा का पूरा अगर हम कंसंट्रेट करें या अपनी आयुर्वेद फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो अगर हमारा मन ही कार्य नहीं करेगा, ये मन को हम हृदय भी मान सकते हैं और मन का स्थान हम मस्तिष्क भी मान सकते हैं। अगर हम देखते हैं आचार्य भेल ने और आचार्य हारिस ने कई जगह इसका वर्णन आया है। और मन को अगर मस्तिष्क रूप में मानेंगे, तो जैसे अभी हम डिस्कशंस कर रहे थे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हमारी कमांडिंग कैपेसिटी है, या जो सब सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन मन जो है वो मुझे लगता है कि हृदय है। और हृदय का अगर जैसे हमने कहा, सिंपल सी बात है कि हमने आहार को ग्रहण किया, आहार रस की उत्पत्ति हुई, आहार रस की उत्पत्ति होने के पश्चात जो हमारा सार भाग बना और किट भाग बना, जो किट भाग बना फिर वो फिर से एक बार जो है वहाँ उसमें गया, और वो महाश्रोतस में गया, और फिर से उसमें जो है सार भाग और किट भाग बना। इस तरह से जो क्रिया बनती है, तो वो जो आहार रस बन रहा है, रस धातु बन रही है, वो हमारे हृदय में जा रही है। और अगर हमारा अच्छे आहार रस बनेगा तो अच्छी आर्तव भी बनेगा। और अगर आर्तव की उत्पत्ति अच्छे से होगी, तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी तरह की कोई भी हमारी स्त्री जन जो व्याधियां हैं वो नहीं हो पाएंगी, जो कॉमनली आज हमको मिलती हैं। किसी को अनार्तव हो जाता है, किसी को जो है वो कहना चाहिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं कहीं पीसीओएस हो जा रहा है, ओवम नहीं बन रहा है, तो कहीं गर्भाशय अर्बुद हो जा रहा है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो कहीं ना कहीं इसका रस धातु पे, और रस से रक्त धातु, रक्त से मांस, जो उत्तरोत्तर धातु की जो एक क्षमता है, बनने की क्षमता है, अगर वो शुद्धिकरण को प्राप्त नहीं होंगी और प्रॉपर उसमें जो है किट नहीं बनेगा, तो डिजीज हमारे शरीर में उत्पन्न होती ही रहेंगी। तो हमें जो कार्य करना है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, आप बताते हैं कि दीपन और पाचन, और हमें अग्नि, अग्नि, और हमें जो हमारा बॉडी की कहना चाहिए की है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म जहाँ होता है, यकृत, तो और पित्तधरा कला, गृहिणी, इस सब चीजों पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। और जब मन शुद्ध रहेगा और मन खुश रहेगा, चाहे हम उसको एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वहां पे भी देखिए हृदय में कितने 10 रस वाहिनी धमनियां बताई गई हैं। तो वो रस वाहिनी धमनियां अगर शुद्ध रस को ही प्रवाह करेंगी, तो नेचुरल सी बात है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर रस भाई धमनियों में रस जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, या रस की कमी होगी, उसके भी बहुत अच्छे से लक्षण आए हैं। रस अधिकता होगी या रस दुष्टि होगी, तो भी इसके बहुत अच्छे लक्षण आए हैं।
तो वो व्याधियां हमारे शरीर में, चाहे वो स्त्री व्याधियां कह लीजिए, स्त्री रोग व्याधियां कह लीजिए, या गृहिणी दुष्टि कह लीजिए, या मतलब उसका अंशांश कल्पना से अगर हम देखेंगे तो हमें आहार रस और रस धातु पे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। और पेशेंट को भी मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। और जो आहार व्यवस्था बताई गई है, चाहे वो आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं, चाहे वो आहार कल्पना बताई गई है, चाहे वो विरोधन बताए गए हैं, उस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए। तो हम एक अच्छा आहार रस तैयार कर पाएंगे, और रस धातु तैयार कर पाएंगे, आर्तक धातु तैयार कर पाएंगे, और उत्तरोत्तर धातु बन पाएगी, और बॉडी स्वस्थ रहेगी। ये मेरा अपना मानना है सर। और इससे जो है हम एक स्वस्थ जीवन की उसकी महत्ता को और अच्छे से, या कहना चाहिए डिटेल में सोच सकते हैं। जी सर। जी, आपने बहुत अच्छा बताया मैम। बाकी थैंक यू लोग कुछ सर। बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम। मनीषा मैम आप बोलिए, सोनिया मैम आप बोलिए, माधुरी मैम आप बोलिए, आप लोगों का क्या विचार है? सर नमस्ते सर। हाँ। सर हम बोलते हैं ना, पुरुष धरा कला अस्ति धरा सो मज्जा धरा कला। सर तो वो कनेक्टेड ही है ना, पुरुष धरा ये हुई तो अफेक्ट अस्ति धरा भी होगी, और फिर उससे मज्जा तो मन का भी ये होगा दूषित, जी ऐसे ये भी संबंध हम लगाते हैं ना सर। बराबर। और वो कटु अवस्था पाक वो खराब हुआ होगा तभी हमें ऐसे लगता है कि मलावरोध का ये होगा उत्पन्न। जी, अभी आप एक चीज सुनिए। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है ऐसा लेके सिम्टम की, मेरे को मल संग हो गया, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा, मल संग हो गया, मल अशुद्धि हो गया, पुरुष बंध, या फिर बद्ध मल, या फिर मल संचय, मलावग्रह गाढ़ विड़कता, या साममल प्रवृत्ति हो रही है, उसका माइंड देखिए, वो मन से जरूर दुखी होगा, खुश नहीं होगा। उसका काम करने में एफिकेसी उसका कम हो गया होगा, वो कोई काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में भी देखिए, कोई भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा उतना जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका पेट या तो फूल रहा है बहुत ज्यादा, पेट शौच में बहुत ज्यादा पत्थर पत्थर हो रहा है, या फिर वो पेट में ऐसे जैसे वायु अटक गया है, वेदना हो रही है, छाती में धड़धड़ बढ़ रहा है, छाती में अटक रहा है कुछ ना कुछ, खाना पीना जा नहीं रहा, गले में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, और थकावट आ रही है, मल वेग के साथ में मूत्र वेग भी आ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, उसी तरह से चक्कर आ रही है, भूख बहुत कम हो जा रही है। मेरे को आज हो गया एक क्या पेशेंट, पूछो? हाँ बोलिए मैम, बोलिए मैम। एक मेरे को दिल्ली पुलिस के फोन आया कि सर हमें नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता है और दिन रात काम करना पड़ता है, तो हमें भूख ही नहीं लगती। भूख क्या होता है, क्या होता है, और मतलब पता ही नहीं चलता भूख क्या होता है। और न इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है और डिप्रेशन आ रहा है, और हम ये जॉब करें कि नहीं करें। आज मुझे एक दिल्ली पुलिस का फोन आया कि हम आपका आयुष दर्पण पे लेक्चर सुनते हैं। तो मन क्यों दुखी रह रहा है? क्योंकि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसकी अग्नि मंद है, ग्रहणी की दृष्टि है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और मैंने उसको दवाई भेजा है जिससे मैं दीपन पाचन और अनुलोमन करूंगा, पेट साफ करूंगा, फिर वो और स्ट्रांग हो जाएगा, उसका खाना पचने लगेगा, उसको उत्साह आएगा, कोई भी काम करने में उत्साह आएगा तो इंसान आगे बढ़ेगा। ये चीज रहता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैम गायनेक रिलेटेड केसेस से कुछ बता सकती हैं, जिनको मेंसेस नहीं आते हैं, डिसमेनोरिया होता है? बोलिए मनीषा मैम, बोलेंगी? सर नेटवर्क कट रहा है। हाँ जी सर, नेटवर्क कट रहा है कुछ कुछ अभी रास्ते में, फिर भी सर बहुत अच्छा टॉपिक है। और जी, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। और दूसरा बात है कि आप लोग अगर गाय को देखेंगे, बकरी को देखेंगे, चिड़िया को देखेंगे, तो उनका कैसा रहता है? चिड़िया दिन भर उड़ती रहती है, फ्रेश रहती है, उसका मल त्याग होता है तो वो कहीं चिपकता नहीं है, तुरंत साफ हो जाता है। बकरी का देखेंगे तो वो लेंडी लेंडी करती है, उसको धोने की जरूरत पड़ती है क्या? गाय अगर मल त्याग करती है तो उसको धोने की जरूरत पड़ती है क्या? जो लोग धोते होंगे उनका बात अलग है। गाय भैंस ये सब जब मल त्याग करती हैं एकदम स्वच्छ होके निकल जाता है। लेकिन ये बात मनुष्यों में नहीं है, क्योंकि सामता बहुत ज्यादा रहती है, पेट साफ नहीं होता है। तो क्योंकि दिन भर कचर बचर खाते रहना है, जो ओवर ईटिंग जो रहता है ना, तो मल साफ नहीं होना ये रहता है, और पेट साफ नहीं होने से बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही बात कहना है। और आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जैसे पेड़ से फल 1 मिनट में गिर जाता है, वैसे मल भी है, वो 1 मिनट में या 2 मिनट में साफ हो जाना चाहिए।
ऐसा अगर रहे तो प्राकृत है। अगर घंटों बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम का रील्स देख रहे हैं और घंटों मल त्याग के लिए कर रहे हैं, तो बाद में एक तो अभी तो तकलीफ है ही, बाद में प्रवाहिका, अतिसार या फिर अर्श या फिर ऐसे कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी उसको। इसलिए मल त्याग का टाइम भी बताया गया है ग्रंथों में, 1 मिनट या 2 मिनट, बस इतना ही रहना चाहिए। आप लोग कुछ बोलना है, बोलिए प्लीज। नमस्कार जी। हाँ सर बताइए। मैं ये कह रहा था कि पहले मानसिक तनाव या क्रोध या चिंता इस तरह का होता है, उसके बाद में ये अजीर्ण और अजीर्ण के बाद में मलबेबंद इस तरह होता है। ये यदि इस तरह का लॉन्ग पीरियड आए तो उसको पहले हमको उसके मन पे या दिमाग पे या किसी उधर काम करना पड़ेगा, बजाय अपन जो लाक्षणिक चिकित्सा वो तो साथ में करें, पर मन पे पहले काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, यदि अपने को हिस्ट्री दिखती है कि कोई पेशेंट के चिंता है या शोक है या किसी तरह का कोई सदमा लगा है या किसी तरह का और कोई उसके दिमाग में या बात चल रही है, तो पहले उसके दिमाग पर काम करना पड़ेगा, बजाय हमको लाक्षणिक चिकित्सा तो साथ में करना ही पड़ेगा, पर साथ में मन पर चिकित्सा पहले करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी बताया जी कि जैसे वो पुलिस वाले के है और उसके अजीर्ण हो रहा है, उसके व्यवध नहीं हो रहा, तो उसके जब तक आप दिमाग का जो तनाव है उसका या तो उसको जो कारण है उसको खत्म करें जी और साथ में उस दिमाग पे काम करें जिससे वो तनाव को ले नहीं, तो उस तरह के काम करने के बाद ही उसका अजीर्ण वगैरह और घृणी वगैरह वो सही हो पाएंगे। अन्यथा तो अपन लाक्षणिक चिकित्सा तो कर देंगे, लेकिन यदि मन का अपने तनाव या उनका जो पर्सनल जो उसकी दिक्कत है उसको खत्म नहीं करेंगे वो सही नहीं हो पाएगा सर। जैसे अपन ये पीसीओडी वगैरह में ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले मन पे भी साथ में काम करते हैं, उधर लाक्षणिक चिकित्सा भी करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये उसका सही अपन डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करें तो ठीक रहेगा सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। सोनिया मैम आप बोलिए। हाँ जी सर, ये महेंद्र सर जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमें पेशेंट को मन पे जरूर हमने फोकस करना है सबसे पहले। अजीर्ण वगैरह, दीपन पाचन, इन सब का तो हमने करना ही है। साथ में इनको काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। मनोविकार वाले पेशेंट्स को थोड़ा काउंसलिंग करके उनको थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़ा सा उनको कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम को, ये सब तो हमें साथ में करना पड़ेगा। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो इजीली कवर अप हो जाएंगी प्रॉब्लम। जी सर। हेलो। सर का माइक म्यूट है एक्चुअली। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं इस टॉपिक पर। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट फोन आ गया था। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी को मल प्रवृत्ति होती है। जो निसर्ग में रहते हैं उनको मल प्रवृत्ति अपने आप होती है। जो लोग निसर्ग से बाहर जाते हैं उनको मल प्रवृत्ति नहीं होती है और सारी व्याधियों का उत्पत्ति हो जाता है। हमारे सर ऐसा सिखाते हैं कि स्त्री शरीर में अगर देखा जाए तो मिनारके से लेके मेनोपॉज तक पता नहीं चलना चाहिए। मिनारके अगर हो रहा है ना, अपने आप वो मेंसेस आना चाहिए। उसके बाद में मेनोपॉज भी अपने आप होना चाहिए। जब डिसमेनोरिया हो रहा है तो पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें विकृति है, वो पेन हो रहा है, विकृति है। मेंसेस आना ये नेचुरल चीज है, निसर्ग है। जो रज बन रहा है हर महीने निकल जाना चाहिए, बिना पेन के होना चाहिए। संतान उत्पन्न होना यह भी नेचुरल है। अगर वो नहीं हो रहा है नेचुरल वे से, मतलब विकृति है। इनफर्टिलिटी वगैरह जो भी हो रहा है, या आजकल सीजरियन सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सब विकृति है। तो हमें ना, और जो सर ने बताया, महेंद्र सर ने, कि हमें मन की चिकित्सा करनी चाहिए और शरीर की तो चिकित्सा करनी ही चाहिए। सर ने बहुत ही अच्छा बताया।
आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं कि ट्रैवल कर रही हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आपने जब से दीपन पाचन अनुलोमन करना शुरू किया है तो पेशेंट का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बढ़ा है क्या सर? डॉक्टर हरिहर सर बोल पाएंगे अभी? नहीं। अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? जी 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 सर, सर महेंद्र सर ने बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे हाँ। कि मन और मल एक दूसरे से के ऊपर डिपेंडेंट है। मन का अगर दुष्टि हो रही है तो वहां पे मल का अवरोध होता है। जैसा कि मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है कि जब आप भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या कोई भी सदमा लगा है, तो हमारे शरीर के अंदर जो सिक्रेट होता है वो सिक्रेशन कम हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होना कम, और बैड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारा जो भी क्रमाकुंचन क्रिया इंटेस्टाइन में होता है ये वो कम हो जाता है, जिससे मलावरोध होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मलावरोध होता है तो वहां पर भी जो अभी आपने सर बताया कि मन का जो स्वाभाविक गुण है, सत्व गुण है, वो सत्व गुण जो है सप्रेस होता है, और जो उसका अवगुण है वो दोनों जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिकली भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेशेंट मलावरोध में आता है वो बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा, वो बात भी कहेंगे लेकिन वो हमारे बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं आप लोग को एक अपना सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि हम सभी को सस्नेह बस्ती प्रेफर करते हैं। पहले जो भी मेरे प्रोटोकॉल को मानता है तो फर्स्ट बार पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बस्ती लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन आइए। तो ये बस्ती का राज यही है कि जैसे ही उसका मल का मतलब हर आज आज के डेट में 99% लोग जो भी आएगा, भले वो कहते हैं कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ ये रहता है। तो सस्नेह बस्ती में हम क्या देते हैं, जैसे लगभग 10-12 ग्राम सिंधा नमक लेते हैं, और इमली जो है लगभग 12 से 20 से 24 ग्राम रहता है, और उसके बाद सॉरी गुड़ रहता है 20 से 24 ग्राम, और इमली का कल्क रहता है लगभग 45 से 50 ग्राम, और उसमें हम 90 से 100 ml तक गौमूत्र डालते हैं, और शरीर के प्रकृति के अनुसार कोई भी तेल डाल देते हैं, या मूर्छित तेल जो है वो डाल के देते हैं। इतना अच्छा कंफर्ट महसूस करता है, तुरंत में उसको मोशन होता है। फिर दूसरे दिन बुलाते हैं तो लगभग उसको जो भी बीमारी होता है वो बोलता है कि बहुत आराम है पहले से। तो एक सिर्फ मतलब अपान वायु को अगर हम सही से अनुलोमित कर देते हैं तो आज के समय में जितने भी लोग आते हैं पेशेंट जो बीमारी है 50% तो बीमारी यहीं भी सेटल हो जाता है। उसके बाद जो हमारा दीपन पाचन का जो कंसेप्ट हमारी ब्यूटीफुल इतना अच्छा बताया गया है आयुर्वेद में, अगर इसको अगर हम कर देते हैं तो डेफिनेटली 75% यहीं पर हम अपना बीमारी को सेटल कर लेते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अच्छा चीज है कि ये दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है। मन की अगर दुष्टि होगी तो मलावरोध होगा, मलावरोध होगा तो मन की भी दुष्टि होती है। जी सर, मैं यही कहना चाहता जी। और हमें हर पेशेंट का प्रकृति देखना चाहिए। जो भी हमारे पास मन का और मलावरोध रहते हैं तो उनका हमें एज देखना चाहिए, प्रकृति देखना चाहिए, उनका काल क्या है, देश क्या है, बल क्या है, अग्नि बल क्या है, खाना पीना का पदार्थ क्या है, कैसा चीज खा रहे हैं, उनका आदत क्या है, उनके मन की संरचना कैसा है, जैसे अवर सत्व, प्रवर सत्व, या फिर मध्यम सत्व, या फिर वो कलह प्रिय है क्या, युद्ध वगैरह में है क्या उसको इंटरेस्ट, कैसा उसका, ईर्ष्यालु है क्या, मत्सर है क्या, द्वेष रखने वाला है क्या, या सौहार्दपूर्ण रहने वाला है क्या, फ्रेंडशिप रखने वाला है क्या, मन से हमेशा दुखी रहता है क्या। ये सारे मन की तो हमें परीक्षा करनी है और उसका कॉन्स्टिपेशन भी देखना है। अभी वो जैसे शशि तिवारी मैम ने केस टेकिंग किया था सुधीर कुमार का, उसका इतना ज्यादा शुक्राशय हो रहा था, इतना ज्यादा शुक्राशय हो रहा था, तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी था। मैंने दीपन पाचन अनुलोमन वृक्ष दवाइयों के साथ उसका पेट साफ किया ना, उसका पेट साफ होते ही उसका सारा कंट्रोल आ गया और उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। कितना नहीं तो डिप्रेशन में था वो, और उसका अभी हेल्थ अच्छा हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन एक हेतु रहता है, इसलिए हमारे सर बोलते हैं कि हर पेशेंट को आप पेट साफ करा दीजिए। आप एरंड तेल दीजिए, त्रिवित लेहम दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन पेट साफ होना जरूरी है। या तो बस्ती दीजिए, नीरू बस्ती दीजिए, कुछ भी दीजिए, पेट साफ हो गया। बस्ती अर्ध चिकित्सा इसलिए बोला है, पेट साफ हुआ कि सब चीज ठीक, ऐसा होता है, वायु का शमन हो जाता है। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं।
सर मैं ये कह रहा था कि यदि पहले मन के कारण, यदि किसी तनाव के कारण, उसके कारण यदि विबंध होता है, तो अपन जैसे आयुर्वेद का नियम है कि मूल पे काम करना है सबसे पहले। यदि तनाव के कारण उसको मल विबंध हुआ है या अजीर्ण हुआ है, तो उसको उस पहले अपन मन पे काम करेंगे। यदि विबंध के कारण या जो कॉन्स्टिपेशन है उसके कारण उसको बड़ी बीमारी कोई बन गई, जैसे स्त्री रोग में कोई बंधत्व वगैरह इस तरह की, तो उसमें पहले हम फिर उधर काम करेंगे। तो वो उसके कारण तनाव हुआ तो पहले उस पर काम करेंगे। हाँ तो दोनों में से जो पहले पहले पैदा हुआ है हाँ उस पर पहले काम करेंगे, उसके बाद दूसरे पर काम करेंगे। यदि पहले अपन पहले के बाद जैसे होते हैं आश्रय आश्रत्व, तो एक दूसरे पर आश्रय जो व्याधि है पहले, जिसको जो पहले हुई है उसको पहले समाप्त करेंगे जी। और एक सर बता रहे थे अभी क्या, गोमूत्र में हर पेशेंट को देता हूं, तो इस तरह पित्त प्रकृति व्यक्ति को ये गोमूत्र देते हैं तो लेखन व्यस्ती है, फिर ये कैसे सफल होती है ये बताएं सर। अखिलेश तिवारी जी, सर का क्वेश्चन है कि गोमूत्र तो सबको नहीं चलता है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? जी सर, उसके अनुसार सर हम उसमें सस्नेह बस्ती देते हैं ना, सिर्फ नीरू बस्ती नहीं रहता है, इसीलिए तो उसमें हम तेल का सिलेक्शन करते हैं पेशेंट के अनुसार। सस्नेह बस्ती देने से, अगर हम नीरू बस्ती देंगे तो पहले तो हमको अनुपासन बस्ती देना होगा, उसके बाद ही देंगे। लेकिन सस्नेह बस्ती आप दे करके देखिए और आप डिसाइड करिए शरीर के प्रकृति के अनुसार, और उसका मात्रा कम बेसी कर सकते हैं आप। मेरे हिसाब से तो गोमूत्र की जगह ये अपन त्रिफला काम ले तो शायद कम दिक्कत करेगी, क्योंकि गोमूत्र का कई बार लेखन कार्य इतना बड़ा होता है कि वो कई बार समस्या पैदा कर सकता है। जो मेरा प्रैक्टिकल है वो तो मैं बता रहा हूँ, आपका हो सकता है कि हो, लेकिन मेरे दिमाग में इसलिए तो मैं शंका हुई कि हर पेशेंट को गोमूत्र कैसे दें। त्रिफला का काढ़ा जी एक बार तो रिपीट कर देंगे प्लीज, रेशियो में लिखना चाहती थी। हाँ मैडम, 10 से 12 ग्राम ये रहता है सेंधा नमक, और ये गुड़ का मात्रा 20 से 24 ग्राम रहता है। 48 से 50 ग्राम के लगभग में कल को होता है इमली का, और 90 से 100 ग्राम ml के मात्रा में ये रहता है मूत्र का मात्रा रहता है। और मूत्र के मात्रा के साथ नीरू मत दीजिए, उसको तेल जरूर दीजिए। 30 ml 40 ml जैसा पेशेंट लग रहा है उसमें आप चंदन वाला लक्षादि दे सकते हैं या मूर्छित तेल भी डाल सकते हैं। सिर्फ हम ज्यादातर मूर्छित तेल ही करके रखते हैं, उसी को डाल देते हैं। और जैसे सर ने बोला कि प्रकृति वाला है तो चंदन वाला लक्षादि तेल डाल दिए उसमें। आज तक तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है पेशेंट को, क्योंकि वो तुरंत रिवर्स बाहर निकल जाता है। नीरू बस्ती तो है नहीं, मतलब उसमें सस्नेह देते हैं, स्नेहन भी जा रहा है। तो अभी तक हाँ मुझे हो जाएगा, मैं भी देकर देखूंगी एक पेशेंट को, इसलिए पूछ रही थी। इतनी मात्रा में तुरंत बाहर आ जाती है सर? जी सर, इतनी मात्रा में जितना आप दे रहे हो, करीबन 200 ml करीब हो गई है आपका ये वजन। हाँ लगभग सर 150 तुरंत वापस आ जाती है? क्या नहीं होती है सर? आप जो 200 ml की मात्रा करीब बता रहे हो, जैसे आपने 10-12 ग्राम सेंधा नमक और 40-50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम चिंतनी और 30-40 ग्राम आपका इसलिए, तो आपका ये टोटल मिला के जब आप काढ़ा बनाओगे कल के हिसाब से तो 200 ग्राम के करीब शायद वजन बैठेगा आपका। ये लगभग वही होता है सर, 150 से 200 तो मैं यही तो कह रहा हूँ, 200 ml गोमूत्र भी तो है, गोमूत्र भी है सर 100 ml। गौमूत्र भी रहता है ना सर, 90 से 100 मैडम 500 और 700 ml से ऊपर बस्ती होगी वही वापस आ सकते तुरंत में। 200-250 ml बस्ती कभी वापस नहीं आती तुरंत में। यही तो सर हम बोल रहे हैं, शास्त्रोक्त मतलब ये हमारा मॉडिफिकेशन है, और ये हम हजारों पेशेंट पे आज देते हैं। और पहला प्रोटोकॉल ही होता है कि कोई आता है तो पहले अगर वो एग्री हो गया तो पहला हम वो देते ही है, सस्नेह बस्ती देते हैं। और आपका कितने टाइम में वापस आ जाती है सर ये? जी सर, आपका प्रैक्टिकल क्या है, कितने टाइम में वापस आ जाती है ये? प्रैक्टिकल तो जिसको मलाव स्तंभ अगर ज्यादा रहता है तो 10 मिनट के अंदर में ही देते ही इमीडिएट बोलता है कि सर मुझे वॉशरूम जाना है। और नहीं तो 10 मिनट, आज तक कोई पेशेंट नहीं हुआ है जो 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा। 10 मिनट से ज्यादा किसी को भी वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत आता है इमीडिएट। पहली बार सुन रहे हैं अनुभव के हिसाब से। चलो देखते हैं, उसको भी करके देखते हैं क्या होता है।
बहुत ही अच्छा है सर, पेशेंट आपका दीवाना हो जाएगा। आप ऐसा करके नहीं देखिए। नहीं सर, मात्रा के हिसाब से सर मैं ये सोच ग्रुप रहा पे था काइंडली 200 शेयर ml कर देंगे की। मात्रा। और यही नहीं सर, हम तो अभी जैसे बोल रहे हैं ना सर, त्रिफला का काढ़ा बनाना इतना, तो वो सब तो सही है, शास्त्रोक्त सही है। लेकिन हम कितने बार हम बता रहे हैं कि बस्ती के रूप में जो ये महासुदर्शन काढ़ा आता है, उसमें हमने रिजल्ट देखा है कि महासुदर्शन काढ़ा जो मतलब पैक्ड अवस्था में आता है, वो काढ़ा को बिना बनाए जो मार्केट में मिलता है, वो काढ़ा का बस्ती हम दिए हैं। और जो ऊपर से हम ओरल इंटेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमको बस्ती में आया है। उसको जैसे हम क्या करते हैं कि 100 ml अगर है तो 400 ml गर्म पानी मिलाते हैं, गर्म पानी मिला के उसको बंद करते हैं, डाल करके सुखोष्ण होने के लिए वेट करते हैं। और वेट करके उसमें कोई तेल उल नहीं मिलाएंगे फीवर के कंडीशन में, और वैसा में बस्ती देते हैं। 2-3 बस्ती में ही बहुत रिलीफ मिल जाता है, फीवर भी बहुत डाउन हो जाता है, कोई काढ़ा बनाने का झंझट नहीं। जी सर। जी मतलब वो मयंक जो सर, मार्केट से 100 ml का पैक 100 ग्राम का पैक आता है सर, वो लेते हो कि 100 ml महासुदर्शन बना बनाया काढ़ा है? नहीं, बना बनाया आता नहीं है, ये सांडू दूध पापेश्वर ये सभी का तो आता है, अच्छा, ओके। तो उसी को मिलाते हैं। और भी हम जैसे कफिंग वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसमें द्राक्षा का भी दे देते हैं। ऑलमोस्ट यही करते हैं हम, काढ़ा वगैरह रखते हैं। जो पेशेंट एग्री हो गया उसको काढ़ा अगर देते हैं, आप उसका रिजल्ट देखिए, ओरल से ज्यादा आपको ये बस्ती में काम आएगा, तुरंत उसका रिजल्ट आता है। ओके। अभी एक पेशेंट आया था जिसको ये वर्म का शिकायत था, बार बार होता था, जाता नहीं, तो उसको हम सिर्फ विडंगा डिस्ट जो आता है, विडंगा डिस्ट को दिए। और रात को बोलते थे कि ये करंज तेल का बस्ती लेने के लिए। 7 दिन का डोज था। वो बोलता था कि मल जो करते हैं, मल से ज्यादा कीड़ा निकल रहा है हमको। कोई ओरल मेडिसिन नहीं दिए, सिर्फ बस्ती दिए हैं। विडंका बोलते थे, सुबह में आके मुझसे ले जाता था विडंग काढ़ा का, वही वैसे ही बना के देते थे। और रात को बोलते थे कि आप रात को करंज तेल का बस्ती लेना है 30 से 40 ml। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो हम सिर्फ विडंग का डिश जो सर जो ये करंज तेल है सर, इसमें सिर्फ करंजी रहता है या कुछ और भी रहता है? कुछ नहीं मैम, सिर्फ करंज तेल डालते हैं। कुछ करंज तेल डाल सकते हैं, नीम करंज तेल का दे सकते हैं। ये सर तो अपने हम अनुभव छोटे बच्चे को भी हमने दिया है, सर मतलब अपने अनुभव ये साल भर का ये आपके 6 महीने अनुभव है, के बच्चे। सर ये जी अपने सर। अनुभव है, ये इस ग्रुप में डालो जिससे सबको मिल सके ये अनुभव। आपका जो प्रैक्टिकल है जी जी। ग्रुप में डालो जिससे सर सबको मिल जो सके उसका करंज अनुभव। तेल है वो करंज बीज से सिद्ध करते हैं आप या नहीं मैं मार्केट तो, का? सॉरी मैम, ये तो मैं मार्केट से ही लेता हूँ। 1 लीटर में आता है करंज तेल का। कंपनी का नाम तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे, तो वो अवेलेबल हो जाता है, तो वही लेते हैं, नीम का करंज का तेल। तो बच्चे को भी देते हैं। बच्चे को ओरल तो लेना चाहता नहीं है तो बस्ती दे दीजिए। बच्चे का एज के अनुसार कभी 5 ml 10 ml का बस्ती दीजिए उसको। ठीक है सर, थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर? प्रयागराज से, यूपी सर। अच्छा, ग्रुप में डालो सर इनके अनुभव, आपके जैसे लोगों को सबको मिल सके ये अनुभव। जो प्रैक्टिकल के अनुभव तो प्रैक्टिकल का अनुभव होता है, शास्त्र का अनुभव शास्त्र का अनुभव है। यदि आपको इस तरह का प्रैक्टिकल का अनुभव है और आपको बस्ती से ही पूरा ट्रीटमेंट करते हो, तो ये आप 2-4 जो आपके अनुभव की चीजें हैं वो ग्रुप में डालो, जो आप सभी चिकित्सकों को उसका लाभ मिले। आप सस्नेह बस्ती दीजिए सर, आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट में। और आप बोल रहे हैं कि कोई व्यापत नहीं होता है। आप तेल का सिलेक्शन थोड़ा, अगर समर सीजन है तो आप चंदन वाला लक्षादी तेल ऐड ऑन कर दीजिए। तेल भी ज्यादा नहीं देना है, 30 ml से 20 ml, वही जैसे इनडायरेक्टली हम हीट करते हैं और वैसे ही। तो ध्यान यही देना है कि काढ़ा थोड़ा सुपोषण होना चाहिए, और जो बस्ती का प्रोसेस है वही देना है, बस्ती के प्रोसेस। अखिलेश सर, आप मधु भी नहीं प्रयागराज मिलाते हो में सर? कहाँ से? राजरूपुर में हूँ मैं। सर मधु भी नहीं अच्छा। मिलाते क्या उसमें? सेंधा भी मिलाते हो? जी जी। जी सर। मधु नहीं मिलाते, सेंधा भी मिलाते हो? सेंधा नहीं नमक नहीं, डालते हैं क्या? सेंधा नमक। सेंधा सेंधा नमक नमक तो मिलाते हो, शहद नहीं मिलाते क्या? मधु। सेंधा नमक सर, उसका प्रोसेस है, पहले सेंधा नमक और गुड़ डाल के उसको पहले पूरा कल्क तैयार करते हैं। फिर तीसरा में वो चिंचा का फिर कल्क डालते हैं। तीसरा चौथा में हम उसके बाद तेल डालते हैं। लास्ट में हम उसको
क्या बोलते हैं, मूत्र को डालते हैं, ये लास्ट में डालते हैं, ये सीक्वेंस है। और काढ़ा आप देखेंगे बनेगा ना कि कभी भी कोई लेयर नहीं दिखेगा, एकदम आपस में सब बढ़िया से मिल जाता है। और पेशेंट को भानु तेरे को इसको बताया था, गजुआ गेम से मेरा पाला पड़ा है, वो रीवा नहीं वाला। मनीषा मैम, आपके और उधर से कुछ लगता अलग मेरे को आवाज आ था रही है। हाँ ठीक है। और हाँ, किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। बहुत सर अच्छा बताया मेरे को आपने तिवारी जी। डॉक्टर सर शशि तिवारी मैम। हाँ हरिहर सब सर। जी सर, जी 15 सर। दिन 15-20 दिन पहले कृमि रोग का पेशेंट था, 30 साल का। जी उसको ज्यादा कृमि हो रहा था, तो हमने पहले उसको गुड़ में खाने के लिए अजमा दिया, जी अजमोद और विडंग का रस खाने के बाद कृमि कुठार रस। और सर 7 दिन तक उसको मैंने वो बस्ती दे दिया करन तेल की। जी। इतना कृमि था ना को उसको पेट में कभी आराम ही 2 साल से ऐसा चल रहा था, अभी सही हो गया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वो 30 ml करन तेल और 20-30 ml जितना नीम तेल भी देता था कभी, जी और रिजल्ट अच्छा आया। जी और सर जब आपने आज एक वो बताया ना मानस रोग का, तो हाँ मैं 10 साल पहले का एक केस है। वो जी 22 साल का लड़का था, वो जी ऐसा पागलपन जैसा काम कर रहा था। जी उसको पहले मानस रोग के डॉक्टर को 2-3 को दिखाया, फिर जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जूनागढ़ ले गए, तो उसको कोई आराम नहीं था। जी सबने बोला कि वो उसको मानसिक रोग है। इसमें एक को उसको दूसरा डॉक्टर मिल गया जिला में, सर उसने उसको सिर्फ वो विरेचन द्रव्य ही दिया, उसमें भी खाली यही था, मिंडी और वही आता है ना जी सोनामुखी और जी। सती सब गुड़। सब 15 दिन में, वो 3-4 महीने से खाता पीता नहीं था, पागलपन का, वो सब एक ही वो डोज से सही होने लगे। अच्छा बहुत बढ़िया। ये मैंने आज सोचा कि वो मानस रोग में असर करते हैं हाँ और मलावरोध। हमारा जो शरीर है, शरीर और आत्मा को कौन जोड़ता है बताइए? शरीर और आत्मा को कौन जोड़ता है? तो वो मन मन जोड़ता है। मन जोड़ता है, मन। हाँ तो शरीर में कोई व्याधि है तो आत्मा तक वो जाता है। और आत्मा का गुण क्या बताया? इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न, और क्या है? प्रयत्न। ये ऐसे 6 गुण बताए आत्मा के गुण। तो मन हाँ जोड़ता है आत्मा और शरीर को। तो शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और आत्मा स्वस्थ, आत्मा खुश। हाँ सर, उसी टाइम तो मुझे कुछ ये नहीं समझ में आया था, लेकिन आज आया कि वो 10 साल पहले का यही के था कि उसको मन पर सर हुई थी मलावरोध के लिए। जी इसलिए दीपन, पाचन, अनुलोमन। अनुलोमन कर हाँ दिया तो आधा व्याधि निकल जाता है। अभी मेरे पास एक मैडम चल रही हैं, तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। ठीक है, और वो सारी अंग्रेजी दवाइयां खा रही थी। जॉइंट पेन भी हो रहा था बहुत ज्यादा। उनका मैंने पूरा केस लिया तो पता चला कि कितने रात रात भर वो सोती नहीं है। बेटा मर्चेंट नेवी में है, अच्छे पोस्ट पे है, बेटा है, बहू है, सब है, पैसा भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नींद ही नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो पेट साफ नहीं होता है, पूरा पेट ऐसे गच्च भरा है, बिना भूख के खाना खाती थी। तो सबसे पहले मैंने दीपन, पाचन, अनुलोम और नस से दिया, और मैंने उनको विरेचन भी कराया। पेट साफ होने लगा, अग्नि को बढ़ाते गया, अब उनको नींद भी आने लगी है, सब चीज ठीक होने लगा। और उसके वजह से थायराइड ठीक हो गया, उसके वजह से बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, और सारा कोलेस्ट्रॉल अभी चेक कराना है, पता चल जाएगा। मतलब हर चीज का बीमारी है मलावरोध, सारा चीज ठीक हो जाएगा, माइंड भी उनका फ्रेश हो गया। ऐसा होता है, सब इंटर रिलेटेड रहता है। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। और हमारे सर ऐसा बताते हैं कि पहले जो भारत के जो सैनिक लोग थे ना, जब युद्ध करने जाते थे, तो जब वो आते थे युद्ध करने के बाद, तो उनको पंचकर्म कराया जाता था कंपलसरी। मतलब उनको वमन, विरेचन, बस्ती, रसायन, ये सब करके फिर उनको तैयार किया जाता था, और शरीर शुद्ध हो जाए फिर वो युद्ध करें। जो पंचकर्म नहीं करेगा उसको युद्ध में जाने का अलाउ नहीं होता था। और वो राजवैद्य होते थे, वो पहले शोधन करते थे। मतलब क्योंकि अभी उनको ट्रैवल करना है घोड़े से, और चल के जाना है बहुत दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक जाना है, युद्ध करना है, खाना पीना होगा नहीं टाइम पे। इसलिए उनका पहले पेट साफ करो, बस्ती दो, नीरू दो, ये सब दो,
तेल का अनुवासन बस्ती दो, ज्वाइंट को मजबूत करो और फिर रसायन खिलाओ, और तब युद्ध में भेजा जाता था। ऐसा उल्लेख है हमारे बहुत सारे मराठी जो ग्रंथ है ना, उसमें लिखा है कि पंचकर्म करके तब युद्ध में भेजा गया। जो पेशवा लोग थे या फिर मराठा सैनिक थे, उन सब लिखा हुआ है। सप्तवाहन लोगों का जो राज्य था, चौल और ये सप्तवाहन का जो राज्य था महाराष्ट्र में, उसमें ये सब नियम था पूरा। जी हाँ सर हमारे पास एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर आए थे, तो बता रहे थे कि उनके जो कोच थे वो उनके जो फाइनल मैच होता था उसके एक दिन पहले प्रक्षालन कराते थे। तो वो क्या कराते थे, जैसे बस्ती का कंसेप्ट तो नहीं था, नमक वाला पानी पिलाते थे, उनको दौड़ाते थे, फिर राउंड मतलब गोलक गोलक घुमाना ऊपर नीचे इस तरह से पूरा मोशन कराते थे उस दिन, और खिचड़ी और घी देते थे। बोलते थे कि दूसरे दिन हम लोग अपने आप को इतना पॉजिटिव एनर्जेटिक फील करते थे, जबकि अपोजिट वाला लोग को लगता था कि ये सबका तो पेट खराब हो गया, अब आज कुछ करेगा नहीं इस सब का। और वो मतलब कोच बता रहे थे, पंजाब के थे, और जब भी हम लोग का मैच फाइनल होना रहता था तो एक दिन कराने के बाद ही हम लोग को भेजते थे मैच में। जी, तो इसका मतलब है कि जब आपको अच्छा से अनुलोमन हो गया, पेट साफ हो गया, तो हमारा अंदर से हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, मन भी हमारा पूरा मजबूत हो जाता है कोई भी काम करने के लिए। जी सर। और ना जो अंग्रेज थे ना, जब वो काला पानी की सजा देते थे या कुछ भी करते थे, तो वो जो लोग को, कैदी लोग को ना मल मूत्र त्याग नहीं करने देते थे, कि रोक के रखो, नहीं जाना, काम करो, बंधुआ मजदूर रखते थे। जो मल मूत्र त्याग नहीं, बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो इलाज भी नहीं करते थे, तो वो नरक की यातना देते थे। मल मूत्र त्याग नहीं करना, परमिशन नहीं है जाने का। तो कितना टॉर्चर होता है, किसी का पेट साफ नहीं होगा, मूत्र त्याग नहीं होगा, कितना टॉर्चर होगा। ऐसे करते थे वो लोग। जी सर आज जमदग्नि सर ने एक जो बताया था, वो क्या नाम है, मिट्टी वाला। जी, मिट्टी का वो योग। हमारे समझ में कमाया कि उन्होंने कहा कि यदि एलर्जी वगैरह हो मिट्टी वगैरह की, जो वायु प्रदूषण वगैरह से, उसमें अपन जो मृतका भक्षणजन्य पांडु या उधर उधर उसमें आया, क्या नाम है उसमें, बाल बाल रोगों में, जी उस उसको यदि अपन दें तो उससे सांस की एलर्जी हो या किसी तरह की एलर्जी हो जो हवा ये धूल वगैरह से होती है, वो जी समाप्त हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझाओगे सर? हाँ, एक बार सर ने बताया कि एक पेशेंट आया था, उसका कुछ हेतु नहीं मिल रहा था, उसका खून का कमी था। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, खून का कमी था, कुछ हेतु ही नहीं मिल रहा था, सारा हेतु देखा तो सब नियम पाल रहे। फिर बाद में पता चला कि वो लाइब्रेरियन था, और लाइब्रेरी में वो मुंह में उंगली लगा लगा के और पेपर ऐसे मतलब करता था, पलटता था, तो उसके हर बार ऐसे थूक में मिट्टी जाता था। तो मृद भक्षण जन्य पांडु उसका हेतु मिला, और ये सब बहुत रिसर्च करके मिला। तो फिर वो मातीचा योग जो है, उसमें दिखाऊं क्या आप लोगों को? एक मिनट रुकिए। वो मातीचा योग है ना, जो मृत भक्षण जन्य जो भी बीमारियां होती है, उसमें मातीचा योग दिया ना, तो और ये मिलता है, ये हमारे सर जो भी बताते हैं ना वो सब सच है। वो दिया मातीचा योग, जो मृत भक्षण जन्य पांडु का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। एक मिनट रुकिए, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मेरा नहीं सर, स्क्रीन। वो एलर्जी एलर्जी के लिए पूछ रहा था मैं, जैसे ये वायु जलवायु वगैरह की जो एलर्जी होती है, हाँ हवा वगैरह से जिन लोगों के सांस में दिक्कत हाँ, तो होती वो है, मिट्टी का एलर्जी अगर हो रहा है तो अपन उसमें उसको मिट्टी का माती। एलर्जी माने। वो ये कह हाँ रहे थे कि अपन इसको मिट्टी की एलर्जी माने, क्योंकि लास्ट में होना तो उसको सबको धूल ही है। हाँ और मिट्टी की एलर्जी मान के अपन उसको, जो मिट्टी का योग है, जो कि केवल एक दो जगह आया ये, एक हाँ तो पांडु में आया, एक उधर बच्चों का जो उत्तर उत्तर स्थान में दिया उसमें है। और हाँ, वो एक सही है, करीब करीब, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, एक देवदारू और बिच्छू वटी अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है उसमें कहीं भी। बराबर। एक ही वो योग है। पाठा है, बिड़ंग है, हल्दी है, दारू हल्दी है, मुस्ता है, भारंगी है, पुनर्नवा है, बिल्व है, त्रिकटु है, काकनासा, त्रिफला और देवदारू और बिच्छू वटी, इस तरह से है ये। जी, तो ये दोनों में ही समय। तो मैं तो ये कह रहा था, इस तरह इसमें दे सकते हैं क्या? मैं तो आपसे थोड़ा सा आपका अनुभव पूछ रहा 100% था। देना चाहिए, जहां पर भी एलर्जी कंडीशन रहती है, तो वहां पे, क्योंकि नासिका जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान तत्व है, वहां पे वहां के कार्य में एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस आए हैं, तो हमें पृथ्वी तत्व को अच्छा करना है। तो कहीं ना कहीं मातीचा योग देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धूल की, मिट्टी की, पोलन ग्रेन की, या फिर अगरबत्ती की, डस्ट की एलर्जी है,
है ना। एलर्जी है मतलब वहां पृथ्वी महाभूत विकृत स्वरूप से उस पेशेंट को तकलीफ दे रहा है ना, या सुगंधित द्रव्य, तो वहां पे मातीचा योग जो है वो देने से पेशेंट 100% ठीक होता है। ये आपने सही बताया। एलर्जी कंडीशन में सर हमें ये बताते हैं, अभी आप लोग के क्योंकि सर स्क्रीन पे आ रहे हैं। अब तक श्वास की जो हमने एलर्जी सुनी तो उसमें हम श्वास का ट्रीटमेंट करते थे अधिकांश से, जी क्योंकि हम फेफड़े पे ध्यान देते थे, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं हमने। जी तो आज मैंने सुना तो ये अजीब चीज थी, मैंने कहा यार ये तो बहुत विशेष चीज है, आपने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, किस तरह के इसके बारे में सोचें। जी। क्योंकि जनरली श्वास का चिंतामणि और सितोपलादी और बाकी के जो और भी ड्रग्स है वो सुरंग भस्म में हम और अवयव पे काम करते हैं, लेकिन वो हेतु तो यही हो रहा है, कहीं ना कहीं मिट्टी जा रहा है अलग अलग रूप में। उन्होंने बताया कि इसको दो आप जो कि आप रिजल्ट देखो फिर इसके बाद में। हाँ, अब देखिए आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं मातीचा फॉर्मूला, वागभट चिकित्सा स्थान 16 में जो पांडु चिकित्सा है, और 36/38 उसमें त्रिकटु बिल्व रजनी मतलब हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, मुस्ता, पाटा विडंग, मेष श्रृंगी मतलब अजश्रृंगी, गुड़मार, देवदार, भारंगी और लौह, इसको रात में घी, तुप मतलब घी और गर्म पानी के साथ लेना है। फिर नागकेशर, यष्टि मधु, पिपली, दूध, दुर्वा सिद्ध घृत को सुबह लेना है। फिर विडंग, चित्रक, नीम पत्र, पाठा या मुरवा का भावना दिवा मिट्टी खाने को देना है। जो लोग मिट्टी खाते हैं ना उनको मिट्टी खाने को बोलना है, लेकिन ये सब कृमिघ्न द्रव्यों का भावना दिया हुआ मिट्टी खाने को बोलना है, तो उनको मिट्टी खाने की इच्छा ही मर जाती है। और एलर्जिक कंडीशन में तो ये सर देते ही हैं, मैंने सर के क्लिनिक में 1997 से देखा है, सारे एलर्जिक रिनाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक रैशेज, हर में सर ये दवाई देते हैं। ये बात सही है, क्योंकि अब तो दोनों तरह की एलर्जी खूब है, स्किन की भी एलर्जी खूब है और सांस की एलर्जी भी खूब है, खूब हाँ पेशेंट आते हैं हाँ। लेकिन हमने कभी इसके बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं कि इसको इस तरह से इस फॉर्मूले को उधर प्रयोग कर तो सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा, वो सर ने ही सोचा है, सर सभी को सिखाते हैं। तो सोचा इसीलिए तो फिर उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी के लिए आपको सोचा मैं सर कि पता नहीं है, आप ना कभी सर के घर जाएंगे ना, इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें, सर दिन रात पढ़ते रहते हैं। सर कभी रेलवे स्टेशन पे गए ना, वहां पे जो मिलता है ना ऐसे आयुर्वेदिक शॉप में ऐसे कुछ किताबें मिलती है वो पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं पर भी जाते हैं तो आयुर्वेद 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 ढूंढते हैं। कभी नेपाल में गए, वहां पे आयुर्वेद का कोई किताब लेके और उससे ट्रांसलेट करा के पढ़ते हैं। जापान में गए, वहां के लोग से आयुर्वेद का जो भी चीज मिल रहा है सब पढ़ लेते हैं। मतलब सर का बहुत पढ़ने का, बहुत पढ़ाई है सर का। मैं सर तो सच सर में ऋषिकेश ग्रेट है। लेके जाना चाहता हूँ एक बार, नाथ नाड़ी दिखाने उनके। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो रहते कहाँ हैं, उनका एड्रेस मिले तो मैं तो पुणे जाके उनको एक बार आप पुनः ये ना, मैं ले चलूंगा उनके घर। मिसेज को दिखाना चाहता हूँ मैं तो, कि इसके यदि इस तरह हाँ का कोई मिल जाए ट्रीटमेंट तो ये सही हो जाए, मैं तो हाँ इससे परेशान हूँ हाँ बस। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं। सर का क्लिनिक जो है ना वो यहाँ पर है, बाजीराव रोड है पुणे में, पुणे सिटी में बाजीराव रोड में, केलकर म्यूजियम के अपोजिट में उनका ये विश्वामृत चिकित्सालय करके है। बाजीराव 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 रोड लिखिए, रोड। अच्छा एड्रेस लिखते हैं, लिखिए हाँ वैद्य समीर जमदग्नि लिखिए सर के, हाँ मेरे सर का एड्रेस लिखिए, वैद्य समीर जमदग्नि, हाँ लिख लिया। सिद्धि प्लैटिनम, सिद्धि प्लेटिनम, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। फिर लिखिए अपोजिट केलकर म्यूजियम, अपोजिट केलकर म्यूजियम लेन, गेल गेलकर म्यूजियम लेन। लेन। फिर लिखिए बाजीराव रोड, बाजीराव रोड, सदाशिव पेट, सदाशिव सदाशिव, शिव शंकर भगवान, सदाशिव पेट, पेट के पेड़, पेठ ठ पेठा पेट। पेट। यहाँ पे मार्केट को पेठ बोलते हैं, जैसे कि रविवार पेट, शनिवार पेट, वैसे सदाशिव वहां पे हमेशा शिव रहते हैं, ऐसा सदाशिव पेट। वहां मंदिर है शिव जी के बहुत सारे। इनका कोई टाइम भी है सर देखने का, या फिर कभी भी अपन जा नहीं, सकते हैं इस कभी तरह भी का? नहीं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 1-2 महीने पहले का, ऐसे नहीं मिलता। अच्छा अपॉइंटमेंट लेना है ना तो मुझे मैसेज करिए, जो अपॉइंटमेंट देते हैं ना उनका मैं नंबर देता हूँ आपको। ऐसे ही जाएंगे तो सर नहीं मिलेंगे, सर बहुत बिजी रहते हैं। ठीक 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 ठीक। हाँ, फिर आपको 1 महीना तक वेट करना पड़ेगा, सर इजीली अवेलेबल नहीं रहते, बहुत बिजी रहते हैं। चलो फिर ठीक मैं है। आपको हाँ, उनको लेके, या आप मेरे साथ चले ना, मैं लेके चलूंगा सर के पास, सर ठीक है से आप तो मेरी जितना रोज कहो। बात होती है। ठीक है मैं तो सर, कह अभी रहा हम हूँ सेशन बंद करते हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं सर के भी लेक्चर आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वो बताने का। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं सर के लेक्चर, आप लोगों को जो चीज नहीं समझ आता है मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा अर्थ।
ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नमस्कार। प्रणाम सर।